देखें, एटॉमिक हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं? वो हाइड्रोजन जो कि एटम की फॉर्म में होता है। ठीक है, आपने लिखा हुआ देखा होगा H2। H2 सिंगल नहीं है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दो एटम्स जुड़े हुए हैं, ऐसे आप किसका नाम देंगे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो H2 आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो मॉलिक्यूल बन चुका है। तो H2 का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर सिर्फ H लिखा हुआ है तो आप उसे एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। ये बात समझ आ गई? अगर कहीं पे भी H2 लिखा हुआ होगा तो आप उसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहेंगे, और अगर कहीं पे H लिखा हुआ होता है तो आप उसे एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। मैं भी आपको मेंशन करा हुआ दिखा दूंगा आगे स्लाइड के अंदर। अच्छा खैर, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? देखें, सिंपल, वो प्रोडक्ट जो कि आपके पास ऑब्टेन हो रहा है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो वो प्रोडक्ट जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ के मिलता है, उसे हम किसका नाम देते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इस H2 का आपने तोड़ दिया। मैं आपको यहाँ पे पेन से शो करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। पेन से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास H2 है। ठीक है, ये H2 है। H2 का आपने क्या किया? H2 का आपने ब्रेक कर दिया। जैसे ही H2 ब्रेक होगा तो आपके पास क्या बनेंगे? दो H। ठीक है, एक H और प्लस, ये आपके पास दूसरा H। असल में ये मेरा लैपटॉप है, वरना पीसी पे पीसी होता तो ये ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो जाता। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप H2 को ब्रेक करेंगे तो इसे हम किसका नाम दे रहे हैं? डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस डिसोसिएशन के नतीजे में आपको जो हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है, आपको जो हाइड्रोजन मिल रहा है, इस हाइड्रोजन को आप किसका नाम देंगे? इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन, इसे आप किसका नाम देंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन। तो डेफिनेशन में आपसे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वो प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो कि आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिकम्पोज करके मिल रहा है, उसे तोड़ के मिल रहा है, उस हाइड्रोजन को आप किसका नाम देते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, अब वो कह रहा है कि दीज एटम्स आर वेरी शॉर्ट लाइफ। डेफिनेशन तो पहला वाला पॉइंट ही है। दूसरा पॉइंट में कुछ खास बातें हैं। दीज एटम्स हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ या लाइफ। वो आपसे कह रहा है कि इन एटम्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अगर इन्हें कोई नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल पहले अगर H है तो वो किसी को ढूंढेगा, जैसे O को ढूंढेगा, Cl को ढूंढेगा, Na को ढूंढेगा, कार्बन को ढूंढेगा, इस तरह के किसी भी एलिमेंट को ढूंढता है वो। अगर उसे नहीं भी मिलता तो वो अपने ही जैसे के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब अगर H को कोई और नहीं मिल रहा तो वो दूसरे H के साथ जुड़ जाएगा और दोबारा क्या बना लेगा? H2। तो वो यही कह रहा है आपसे, दीज एटम्स हैव वेरी शॉर्ट लाइफ एंड क्विकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स अगेन। तो वो कह रहा है अगर आपने तोड़ भी दिया तो इनकी लाइफ इतनी कम होती है कि वो दोबारा अपने जैसे के साथ ही जुड़ के वापस मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, मीन्स H2 को ब्रेक करके 2H बनाओगे, H प्लस H, फिर ये दोनों H को अगर कोई और नहीं मिलेगा तो ये दोबारा आपस में जुड़ के H2 बना लेंगे। सिंपल डेफिनेशन में और कुछ नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। अच्छा देखें, आपने अभी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कैसे बनाते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करके। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, ब्रेक हम किन दो तरीकों से कर सकते हैं? अगर मुझे किसी चीज को तोड़ना है, किसी चीज की डिकम्पोजिशन करनी है, तो ये डिकम्पोजिशन मैं कैसे कर सकता हूँ? एक, आप उसे गर्म कर दें तब भी वो टूट जाएगा। अच्छा, अगर आप गर्म करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। इसका मतलब H2 को गर्म कर दीजिए, मॉलिक्यूल टूट जाएगा। या फिर आप कंपाउंड को कैसे तोड़ सकते हैं? आप उसके ऊपर से करंट पास कर दीजिए। तो आप या तो हीट करेंगे या फिर आप करंट पास करेंगे। हीट करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, और अगर आप करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन कह लीजिए, डिसोसिएशन कह लीजिए, ब्रेक डाउन कह लीजिए, एक ही बात है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक में हम उसे हीट करते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2, और एक में आप उसमें से करंट पास करते हैं। जब करंट पास करेंगे तो मेथड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ H2। पहले पे आ जाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर। देखें, सिंपल, आपने क्या ली? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? ये एनर्जी कांस्टेंट है, दैट इज 104 किलो कैलोरी। इस हाइड्रोजन को आप कितनी एनर्जी देंगे? 104 किलो कैलोरी। और ये एनर्जी देंगे कैसे? गर्म करके।
अब क्योंकि हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, तो 104 किलो कैलोरी देने के लिए आपको इसे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है। जब आप इसे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो आपके पास H2 का बॉन्ड टूट जाता है। सर हमें आपकी वाइज नहीं है। तो हाइड्रोजन को आप कितनी एनर्जी आपको देनी है, 104 किलो कैलोरी, ठीक है। जब आप उसे इतनी एनर्जी देना चाहते हैं तो आपको उसको कितना गर्म करना पड़ेगा, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आप उसे इतना गर्म करेंगे तो ये H2 ब्रेक हो जाएगा H के अंदर, ठीक है, इसका बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिर्फ आपको किस फॉर्म में नजर आएगा, एच की फॉर्म में। अब हम इसे बैलेंस कर देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे आपको H2 नजर आ रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ एक H है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, तो एक इक्वेशन खत्म हो गई। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है, गिव्स एटॉमिक हाइड्रोजन एट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से आपको वर्डिंग लिखनी है, उसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, पेपर में सेकेंड ईयर के अंदर ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है, हर चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, और आपको पेपर के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं वो इक्वेशन की बेस में ही मिलते हैं, सही है। तो आप अगर इक्वेशन सही लिखें, देखिए वर्डिंग में अगर आप थोड़ी बहुत गलती कर देंगे तो उसके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन अगर आप इक्वेशन में गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक्चुअल मार्क्स आपके इक्वेशन के ऊपर है, वर्डिंग आपकी रिप्रेजेंटेशन है। वो जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे मैं आपको पेपर क्राइटेरिया बताता रहूंगा, फिलहाल अभी नीड नहीं है इसकी। खैर हम अगले मेथड पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में आप क्या पास करेंगे, H2 के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के साथ साथ आपने प्रेशर क्या रखना है, यहाँ पे लो प्रेशर रखना है। ये मैं वजह बताऊंगा कि लो प्रेशर क्यों रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि आप लो प्रेशर क्यों रख रहे हैं, फिलहाल आपको कितना रखना है, 1 मिलीमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर प्रेशर तक। ये बहुत लो प्रेशर है, मैं इसकी रीजन अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं इक्वेशन कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके ऊपर से ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद किस फॉर्म में आ जाएगा, H की फॉर्म में। अब आप इसे बैलेंस कर दीजिए, लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे आपके पास कितने हैं, 1, तो इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब लो इलेक्ट्रिसिटी क्यों देनी है, अच्छा एक बात सुन लीजिए, ये हो सकता है आपको फिजिक्स में भी काम आए। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ कि प्रेशर या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट EC से। वैसे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो होता है वो I होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास क्या होगा, कम, ठीक है। ये मैं एक माउस परचेज कर लूंगा, ताकि असल में ये लैपटॉप के पैड पे इतना अच्छा हाथ नहीं चलता। और अगर प्रेशर कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, आगे आपको काम में आएगा। यहाँ काम नहीं आएगा तो आपके पास MCAT में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा रखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, और अगर प्रेशर कम करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। देखो, अब हम एक ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, एक ट्यूब है, जैसी भी बन रही है इसे बनने दीजिए। अच्छा देखें, करंट होता क्या है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि करंट कहते किसे। करंट का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों बता रहा हूँ। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है। बात समझ आ रही है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक जगह से उठ के किसी और जगह पे चले जाएंगे, इनका ये जाना क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, करंट, ठीक है। तो किसी भी चार्ज का, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जब वो एक जगह से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब अगर हम आसान अल्फाजों में समझें तो किसी भी चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, कभी भी जब एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा तो आप उसे किसका नाम देंगे, फ्लो ऑफ चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अच्छा अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
हम वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ले आया, तो देखें क्या मैं कह सकता हूँ कि करंट फ्लो हुआ? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो इसे हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखें, अब अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा कैसे होगा? इस ट्यूब के अंदर एयर के पार्टिकल्स भर दीजिए, इस ट्यूब के अंदर हर जगह पे एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस तरह से हवा के पार्टिकल्स बहुत सारे भर दीजिए, और जितने हवा के पार्टिकल्स होंगे उतना ही इस ट्यूब के अंदर प्रेशर होगा। तो ये असल में ये हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, यही प्रेशर लगाते हैं। अब देखें, जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा प्रेशर। अभी मैंने एक ऐसी कंडीशन रखी है जब एयर ज्यादा है, ठीक है, एयर ज्यादा है। अबे क्या कैसी राइटिंग आ रही है इतनी खूबसूरत। अगर एयर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स ही तो प्रेशर लगाएंगे। जैसे बलून में देख लो, बलून में जितनी हवा भरोगे उतना ही बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है ना? अब देखिए, इस ट्यूब के अंदर मैंने हवा के पार्टिकल्स बहुत सारे भर दिए, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। अब एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एयर क्या होती है? एयर क्या होती है? गैस। गैस होती है ना एयर। और गैस है तो आपको पता है, ये समझ जाएगा, ये गैस है। और गैस में आपको एक बात पता होगी कि गैस क्या है? फ्रीली मूवेबल। इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। कितना लिखूंगे यार, आप भी बोर हो रहे होंगे। अ, बेटा ये पेपर्स तक अगर मैंने ऑनलाइन पढ़ा है ना तो मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी इस पे, पैड पे कम से कम। खैर, फ्रीली मूवेबल है। अगर वो फ्रीली मूवेबल है तो इस ट्यूब के अंदर सब जगह मूव करेंगे। ये बात समझ आई? अब मैं आपको समझाना बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये हवा का पार्टिकल अभी यहाँ है तो थोड़ी देर के बाद ये यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से ये पार्टिकल कहीं और, ये वाला पार्टिकल कहीं और, इसी तरह से ये वाला पार्टिकल कहीं और ये वाला पार्टिकल कहीं और। ये पार्टिकल्स पूरे ट्यूब में घूमते रहेंगे, क्योंकि गैसेस हैं, गैसेस में स्पेस बहुत होती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इसके जाते में क्या ये पार्टिकल इससे टकराएंगे? नहीं, बिल्कुल टकराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऊपर से पार्टिकल आएगा इससे टकराएगा, नीचे से पार्टिकल आएगा इससे टकराएगा, साइडों से पार्टिकल्स आएंगे इससे टकराएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार एयर के पार्टिकल्स इसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इसे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होंगे। इसका मतलब प्रेशर अगर ज्यादा है तो एयर ज्यादा है, और एयर के पार्टिकल्स उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मूव करने नहीं देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट अच्छा जनरेट नहीं होगा। दूसरा केस देखो, अब एक और ट्यूब है, ठीक है। अब एक और ट्यूब है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और प्रेशर आपने कम रखा है, ठीक है। देखो, प्रेशर कम रखने का मतलब क्या है? हवा के पार्टिकल्स ट्यूब के अंदर कम है। प्रेशर कम रखने का मतलब एयर कम है। और अगर एयर कम है या है ही नहीं, ठीक है, या तो एयर कम है या एयर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हवा के पार्टिकल्स अंदर है ही नहीं, उससे टकराएंगे ही नहीं। जब उससे टकराएंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल आसानी से चला जाएगा। तो इसलिए जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना होता है तो हम प्रेशर लो रखते हैं। ये हमारी आज की क्लास का एक पार्ट था। अभी एक पार्ट रह गया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। देखिए, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डेफिनेशन से। एटॉमिक हाइड्रोजन होता क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक कर दें, जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक कर दें, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब H2। जब हम H2 को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो सिंगल H आता है ना, उस सिंगल H को हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एटॉमिक हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है, इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। अगर इसे कोई नहीं भी मिलता ना तो ये अपने ही जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और वापस H2 बना लेता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी प्रिपरेशन। अब क्योंकि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से तैयार करते हैं तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक, आप उसे गर्म कर दीजिए, और
एक उसके ऊपर से बिजली पास कर दीजिए। जब आप उसे गर्म करेंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और जब आप उस पे से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, थर्मल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, उसको हमने 104 किलो कैलोरी देनी है। जब आप इतनी किलो कैलोरी दोगे तो वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। अब इस एनर्जी को देने के लिए हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। कितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कि 104 किलो कैलोरी मिल जाए, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आप 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे तो 104 किलो कैलोरी आ जाएगी और आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होके एच बना लेगा, सिंपल, ठीक है। दूसरा मेथड हमने इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि एच हाइड्रोजन गैस के ऊपर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और वो मॉलिक्यूल टूट के सिर्फ क्या बना लेगा, सिंगल एच। यहाँ पे याद क्या रखना था कि प्रेशर आपने कम यूज करना है। कितना कम यूज करना है, 1 मिलीमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर तक। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि लो प्रेशर आपने क्यों रखा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेशर लो रखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मींस अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो करंट कम और अगर मैं प्रेशर कम करूं तो करंट ज्यादा। ऐसा है क्यों, मैंने आपको बताया कि जब भी एक चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक जगह से उठ के किसी और जगह पे चला जाए, इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब मैंने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और अगर उसके अंदर हवा के पार्टिकल्स भर दूं, एयर के पार्टिकल्स भर दूं, मींस के प्रेशर को हाई कर दूं, तो अब क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हवा के बहुत सारे पार्टिकल्स उसे क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव नहीं कर सकता। दूसरा केस क्या था, एक ट्यूब ली है, उसके अंदर हवा के पार्टिकल्स ना होने के बराबर रखे हैं या रखे ही नहीं है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो कोई हवा के पार्टिकल्स नहीं है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये केस था। एक नॉलेज के लिए बात मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आपको किसी ट्यूब के अंदर से किसी चीज के अंदर से हवा कम करनी होती है, उसके लिए आप एक पंप यूज करते हैं, डेट इज वैक्यूम पंप। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ट्यूब के अंदर से, मेरे बॉक्स के अंदर से ऑक्सीजन कम हो जाए या एयर कम हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, अंदर की सारी एयर को बाहर फेंक देता है। तो अगर यहाँ पे इसका मतलब हम वैक्यूम पंप को यूज करेंगे, वैक्यूम पंप क्या करेगा, एयर को कम कर देगा, एयर कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट अच्छा जनरेट होगा। फिलहाल मुझे ये बताइए कि पहले पार्ट में आपको कितना समझ आया, फिर मैं आगे चलूं। जी क्लास, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मुझे बता दीजिए कि कुछ पल्ले भी पढ़ा है या नहीं। जी सर क्लियर है, ठीक है शाबाश। और ठीक है ठीक है ठीक है, हमें भी, वाह। हम्म, ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज आपको दो पढ़नी है, एक स्टेबिलिटी कि वो कंपाउंड कितना स्टेबल है, और दूसरा आपको रिएक्टिविटी पढ़नी है कि किस किस से मिल सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। देखिए हम दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी आपको अभी भी पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, इसकी लाइफ बहुत कम है, फौरन से किसी और के साथ जुड़ जाता है। तो देख लेते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है, एंड विद इन फ्यू सेकेंड इट रिकम्बाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये बात आपको पहले ही पता है कि इसकी लाइफ बहुत कम होती है, ये हाईली अनस्टेबल है, और कुछ ही सेकंड के बाद ये दोबारा जुड़ने के बाद क्या बना लेता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा एक बात आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए और याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए कि देखें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो है एस, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, हो सकता है आगे आपके काम आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी किसी के पास ज्यादा है, अगर एनर्जी किसी के पास ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पास स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अभी मैं इसे और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको। और अगर किसी की एनर्जी कम है तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो स्टेबिलिटी होती क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक चीज स्टेबल है, स्टेबल होने का मतलब है वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगी,
ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक चीज स्टेबल है, एक केमिकल स्टेबल है, तो इस स्टेबिलिटी का मतलब है वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगी। और अगर कोई चीज अनस्टेबल है, इसका मतलब वो रिएक्शन परफॉर्म करेगी। अब आपको पता है कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कब करता है, जब उसके पास एनर्जी होती है। इसका मतलब एक केमिकल के पास जब हाई अमाउंट की एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रिक करंट, वो रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। बेटा स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कंपाउंड रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर एक कंपाउंड स्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, अगर एक कंपाउंड अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन करेगा। ये आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टेबिलिटी पढ़ रहे हो, अनस्टेबिलिटी पढ़ रहे हो, तो अगर एक चीज स्टेबल है तो वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, और अगर एक चीज अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन जल्दी परफॉर्म करता है। ठीक है, क्यों जल्दी परफॉर्म करता है? क्योंकि अनस्टेबल है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, और उसी एनर्जी की बेस पे वो रिएक्शन करता है। बस मैं एक दफा और रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। मैंने आपसे एक बोला कि अगर एक केमिकल स्टेबल है, अगर वो स्टेबल है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। एक केमिकल है जो कि अनस्टेबल है, मींस उसकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके पास क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपल सा केस था। और ये आपको पता है कैसे जुड़ते हैं, ये चाहे तो आप देख लीजिए, इसमें कोई समझने वाली इतनी खास बात नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर कोई और नहीं भी मिलता, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो अपने के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस। अब हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी के ऊपर। रिएक्टिविटी का मतलब है किस किस से मिलता है। तो हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन किस किस से रिएक्शन करता है? मेटल से भी करता है। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिए मेटल्स होते क्या हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर लीजिए मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स की पहली डेफिनेशन ये है कि ऐसे केमिकल्स जो कि अपने अंदर से करंट पास कर सकें। ठीक है, मेटल्स की पहली डेफिनेशन है जो कि अपने अंदर से करंट पास कर सकते हैं। मेटल की दूसरी डेफिनेशन है जो अपने अंदर से हीट पास कर सकते हैं। मेटल की तीसरी डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकें। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, यहीं से आपकी बेस बनेगी। मेटल की पहली डेफिनेशन होती है जो अपने अंदर से करंट पास कर सके। ठीक है, मेटल्स की दूसरी डेफिनेशन होती है जो अपने अंदर से हीट को पास कर सकते हैं। मेटल की तीसरी डेफिनेशन होती है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं, उसे हम मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नॉन मेटल्स के ऊपर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से करंट पास नहीं करते, जो अपने अंदर से हीट पास नहीं करते, और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस लिख लीजिएगा। मेटल वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट पास कर लेते हैं, हीट पास कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं आसानी से। नॉन मेटल्स हम उन्हें कहते हैं जो ना ही करंट पास करते हैं, ना ही हीट को पास होने देते हैं, और इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड किससे रिएक्शन करते हैं? मेटल ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड्स का मतलब है कि किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो हम इसे ऐसे कह लेते हैं, देखो मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल, मेटल का मतलब कॉपर, कॉपर एक मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। ये CuO क्या है? ये CuO क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का मतलब किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ हुआ है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं मेटल ऑक्साइड का। जैसे जिंक, जिंक एक मेटल है। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरह से आ जाइए, और किससे रिएक्शन करता है? ये मेटल हैलाइड से। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड्स क्या है? मेटल हैलाइड्स का मतलब मेटल के साथ हैलोजन लगे हुए। हैलोजन हम किससे कहते हैं? अब ये भी याद रख लो यार, हैलोजन किसे कहते हैं? पता नहीं होगा। हैलोजन हम हैलाइड्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। हैलोजन्स हम किसे कहते हैं? हैलोजेंस का मतलब होता है सेवेंथ ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप्स है ना, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप। कभी पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो लिखा होगा फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, इसी तरह से 8 ए ग्रुप तक होता है। तो जो सेवेंथ ए ग्रुप होता है ना आपके पास, इस सेवेंथ ए ग्रुप को आप किसका नाम देते हो? हैलोजेंस का। ठीक है, जो आपके पास सेवेंथ ए ग्रुप है उसे आप किसका नाम देते हो? हैलोजेंस का।
तो अगर किसी मेटल के साथ सेवेंथ ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है तो आप उसे मेटल हैलाइड कहते हो। अब सेवेंथ ग्रुप की एग्जांपल्स क्या है? सेवेंथ ग्रुप में क्या क्या आ जाते हैं? फ्लोरीन, ठीक है, इनमें से सारे याद नहीं करने, कोई से याद कर लेना एक दो। फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है Cl, ठीक है, इसी तरह से ब्रोमीन आ जाता है Br, आयोडीन सेवेंथ ग्रुप का है। तो देखें, नॉलेज आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अब मुझे तो सारे ग्रुप्स याद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने अभी सेकंड ईयर शुरू की है, मैं सेकंड ईयर को काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर है जब आप पढ़ते रहेंगे तो ये सब चीजें आपको आ जाएंगी। अभी तो ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे याद कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बिल्कुल रवा के बोलेंगे इसे। और एक और केमिकल है आखिर में, एसिटीन, ठीक है। तो ये सारे सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सेवेंथ ग्रुप को आप और किसका नाम देते हैं? हेलोजेंस का। अब देखें, अगर मेटल के साथ इनमें से कोई भी लगा हुआ है तो आप उसे किसका नाम देते हैं? मेटल हैलाइड का। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कोई मेटल की, तो मेटल सिल्वर, सिल्वर एक मेटल है, सिल्वर के तार आते हैं ना, मतलब उसमें से करंट पास हो सकता है, तो सिल्वर एक मेटल है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। उसके साथ कोई केमिकल जोड़ दो, जैसे Ag के साथ हेलोजन जोड़ दो, AgCl हो गया। ये AgCl क्या है? ये AgCl मेटल हैलाइड है। तो मेटल हैलाइड का मतलब है कि आपने मेटल के साथ सेवेंथ ग्रुप का मेंबर अटैच कर दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शंस हमें किस किस के साथ पढ़ने आपको, किस किस के साथ रिएक्शंस पढ़ने हैं? मेटल्स के साथ। मेटल्स क्या होते हैं? जो करंट पास कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो करंट पास नहीं होने देते, जो हीट पास नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड्स हम उन्हें कहते हैं जब मेटल किसी हैलोजन के साथ लगा होता है। हैलोजन का मतलब होता है सेवेंथ ग्रुप का मेंबर। सेवेंथ ग्रुप के मेंबर्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी अटैच कर दीजिए, जैसे Ag के साथ आप, Ag एक मेटल है, मेटल के साथ आप क्या लगा देते हैं? Cl। तो फिलहाल आज मैं इसे यहीं तक रख रहा हूँ, बाकी फिर हम इसे बाद में कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं थी, आपकी समझ आ गया होगा। फिर भी आप मुझे चैट पे बता दीजिए, और अगर नहीं समझ आया तो फिर आप मुझसे बाद में पूछ लीजिए। कि हाइड्रोजन जब भी मेटल से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन पे -1 होता है चार्ज, और हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। ऐसे आप लिख लीजिए, हाइड्रोजन जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा। मेटल से मिलेगा हाइड्रोजन पे -1 चार्ज है, नॉन मेटल से मिलेगा हाइड्रोजन पे +1 चार्ज कंसिडर करेंगे आप, ठीक है। मैं रीजन आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि क्यों, अगली क्लास में हमारा टॉपिक है। फिलहाल मेटल से पढ़ लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल कैल्शियम, आप कैल्शियम आपके पास क्या है? एक मेटल सेकेंडरी ग्रुप का। इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करवाएंगे तो आपके पास क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम हाइड्राइड। अब अब एक बात आप और याद रख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने सारी इक्वेशंस ही पढ़नी है, तो ये आपके काम आएगी। हमेशा फर्स्ट ए ग्रुप पे, अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप पे आपके पास जो चार्ज होता है वो +1 होता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट ए ग्रुप पे चार्ज +1 है, जबकि अगर हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप की, ठीक है, तो सेकेंड ए ग्रुप के पर ऊपर आपके पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +2। ये आप याद रख लीजिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप पे +1 चार्ज है, सेकेंड ए ग्रुप पे आपके पास कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। अब अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम आपके पास कौन से ग्रुप का है? कैल्शियम आपके पास सेकेंड ए ग्रुप का है। इसका मतलब कैल्शियम पे क्या चार्ज होना चाहिए? 2 पॉजिटिव। यहाँ पे जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव। इसका मतलब आपको कंपाउंड भी बनाना आना चाहिए, कैल्शियम पे चार्ज कितना होना चाहिए? 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकेंड ए ग्रुप का है, ठीक है। कैल्शियम पे पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन पे क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन पे चार्ज दो ही होते हैं, या तो +1 होता है या -1 होता है। तो एक पे अगर +1 है तो जाहिर है, इस पे पहले वाले पे पॉजिटिव है तो दूसरे वाले पे जाहिर है नेगेटिव होगा। अब आप फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? देखें, ये चार्जेस कैंसिल नहीं हो रहे, ये चार्जेस सेम नहीं है। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पे -1 है, दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम कैंसिल कर देते, अभी तो सेम नहीं है।
जब सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं हो सकते। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है इसका चार्ज इसके ऊपर, ठीक है, और इसका चार्ज इसके ऊपर। तो अब आप लिखेंगे कैसे से, अब आप इसे लिखेंगे कैसे, सी ए। अब देखें हाइड्रोजन को जो चार्ज है, ये देखें, ये हाइड्रोजन को जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा, कैल्शियम के पास। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन कर देंगे, 1। और हाइड्रोजन के ऊपर किसका चार्ज आ जाएगा, कैल्शियम का। तो आप क्रॉस कर देंगे जब भी आपके पास चार्जेस सेम नहीं होते। कैल्शियम का जो चार्ज है वो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, और हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो कैल्शियम के पास चला जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, Ca1 कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2। लेकिन आपको पता है 1 आप लिखते नहीं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CaH2, सिंपल। ठीक है, आप इसे ऐसे मेंशन कर दीजिए, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बना है CaH2। अगला रिएक्शन देखिए, अगला रिएक्शन आपके पास सोडियम के साथ है। अब सोडियम कौन से ग्रुप का है, सोडियम आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप का है। अगर ये फर्स्ट ए ग्रुप का है तो इसका मतलब इसके पास चार्ज कितना होगा, अगर सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का है, सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ तो सोडियम आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ए ग्रुप पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1 पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं चेक करूं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, Na +1। ठीक है, Na पे कितना चार्ज होगा, +1, क्योंकि Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ये अब आपको याद हो जाएंगे। अब सोडियम जब भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए सोडियम पे फर्स्ट +1 चार्ज होता है। कैल्शियम जब भी आएगा आपको पता होना चाहिए कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये इक्वेशन अभी आसान है, आगे जाके इक्वेशन बहुत मुश्किल हो जाएंगी, और फिर आपको बहुत मुश्किल होगी अगर आप ये चार्जेस याद नहीं रख सके तो। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा आपको पता है, हाइड्रोजन पे या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब जाहिर है सोडियम पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी +1 है और यहाँ पे -1 है, इसका मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। और जब कैंसिल आउट होंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही NaH, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, तो पॉइंटर मसला कह रहा है, यहाँ आ जाइए। अच्छा, अब देखिए आप क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन पे, क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, आप याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको अगर कहते हैं तो मैं सब लिख देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है। ठीक है, सेकेंड, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक दफा लिख रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप पे चार्ज होता है +1, सेकेंड ग्रुप पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। इसी तरह से थर्ड ग्रुप पे आपके पास कितना चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि पीपीटी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये। फोर्थ ग्रुप पे जो चार्ज होगा वो कितना होता है, +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। +4 कब होगा, -4 कब होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फिफ्थ ग्रुप की, तो फिफ्थ ग्रुप पे कितना चार्ज होता है, -3। अब चार्जेस डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से सिक्स्थ ग्रुप पे कितना चार्ज होगा, 2-। इसी तरह से सेवेंथ ग्रुप पे कितना चार्ज होगा, 1-। और 8 ग्रुप पे कितना चार्ज होता है, 0। ठीक है, इसीलिए 8 ग्रुप वाले रिएक्शन नहीं करते, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो। फर्स्ट ग्रुप पे +1, सेकंड ग्रुप पे 2 पॉजिटिव, थर्ड ग्रुप पे 3 पॉजिटिव, फिर 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, फिर चार्ज डिक्रीज होने लगेगा, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव और आखिर में 0। अगर मैं आपसे क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन आपके पास कौन से ग्रुप का है, 7th ग्रुप का है। क्लोरीन 7th ग्रुप का है, इसका मतलब क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा, -1। अब क्लोरीन जहां कहीं भी आएगा आपको पता होना चाहिए क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एक आपके पास H है, ठीक है, दूसरा आपके पास Cl है। अब Cl पे आपको पता है कितना चार्ज होता है, -1, सही है। और फिर हाइड्रोजन पे क्या होगा, +1। जाहिर है Cl पे नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा। अब देखें दोबारा ये क्योंकि सेम थे इसलिए कैंसिल हो गए, फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया क्योंकि देखें यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे HCl के अंदर क्लोरीन 1 थे, इसलिए मैंने यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है। और जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो ये H के साथ भी 2 आ गया, तो मुझे यहाँ भी 2 मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं।
अगला नॉन मेटल आपके पास कौन सा है? सल्फर। अच्छा देखिए, सल्फर कौन से ग्रुप का है? सल्फर 6th ग्रुप का है। अगर मैं आपसे सल्फर की बात करूं तो सल्फर कौन से ग्रुप का है? सल्फर 6th ग्रुप का है। और 6th ग्रुप अगर है तो 6th ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि 6th ग्रुप पे कितना चार्ज होता है? -2। ठीक है, अगर ये 6th ग्रुप का है, इसका मतलब 6th ग्रुप पे क्या होना चाहिए? -2। इसका मतलब यहाँ पे जो सल्फर है, इस सल्फर पे कितना चार्ज होगा? 2 - तो फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? H, ठीक है, S। S पे आपको पता है 2 नेगेटिव है, क्योंकि S कौन से ग्रुप का है? 6th ग्रुप का है। अब ये चार्जेस आपको याद करने साथ साथ जो आ रहे हैं, अब इस पे नेगेटिव है तो जाहिर है हाइड्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव। अब देख लीजिए, क्योंकि सेम नहीं है तो आप क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब इसका चार्ज इसके ऊपर और इसका चार्ज इसके ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H, ठीक है, और ये जो S का 2 है वो कहाँ चला जाएगा? हाइड्रोजन के पास। इसी तरह से अब हाइड्रोजन का जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा? S के पास, लेकिन 1 तो हम लिखते नहीं है, इसलिए आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? H2S। अब आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, H2S है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया बैलेंस करने के लिए, और कुछ नहीं है। मैंने इसमें बहुत ज्यादा एनिमेशन इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि ये आसानी से बैलेंस हो रहे थे। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, या फॉस्फोरस की तरफ। चलो पहले फॉस्फोरस ही कर लेते हैं। अब फॉस्फोरस पे आ जाते हैं। फॉस्फोरस आपके पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फॉस्फोरस आपके पास 5th ग्रुप का है, ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस 5th ग्रुप का एलिमेंट है तो फॉस्फोरस पे कितना चार्ज होना चाहिए? अगर फॉस्फोरस 5th ग्रुप का एलिमेंट है तो फॉस्फोरस पे कितना चार्ज होना चाहिए? 3 - ठीक है, इसका मतलब फॉस्फोरस पे यहाँ पे कितना चार्ज होगा? 3 - फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करेंगे? देखिए, एक आपके पास P है, P पे आपके पास कितना चार्ज है? 3 - और हाइड्रोजन पे आपके पास कितना चार्ज है? ज़ाहिर है इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव 1 होगा। हाइड्रोजन पे 1 होता है, चाहे पॉजिटिव हो या है नेगेटिव हो। अगर पहले पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो उसी से आप इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि अभी भी डिफरेंट है, कैंसिल नहीं हो रहे, तो अब आप क्या करेंगे? क्रॉस। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का चार्ज है वो P के ऊपर और जो P का चार्ज है वो हाइड्रोजन के ऊपर। इसका मतलब फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर तो 1 चार्ज होता है, इसलिए P के नीचे में कुछ नहीं लिख रहा, चाहे तो लिख दें 1, लेकिन आपको पता है 1 हम लिखते नहीं है, फिर भी अगर दिल करे तो लिख के हटा दीजिएगा। हाइड्रोजन पे आ जाइए, P पे कितना चार्ज था? 3, इसलिए हाइड्रोजन के साथ मैं क्या लगाऊंगा? 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PH3। इसे हम कहते हैं फॉस्फोरस हाइड्राइड। अच्छा, अगर फॉस्फोरस हाइड्राइड पेपर में नहीं लिख के देता तो हो सकता है वो आपको लिख के दे दे फॉस्फाइन। इसका जो नेक्स्ट नेम है इसके हम फॉस्फाइन भी कहते हैं। तो हो सकता है आपको पेपर में क्वेश्चन लिख के दे दे कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी मेंशन कर देता हूँ। वो आपसे हो सकता है बोल दे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉस्फाइन या गिव द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन। तो आपको पता होना चाहिए, अब फॉस्फाइन आपके सिलेबस में इस तरह से नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस का एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास फॉस्फाइन बनती है, PH3। तो आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए, हो सकता है वो नाम से दे दे, हो सकता है फॉर्मूला लिख के दे दे, या किसी भी तरह से वो आपसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बस ये आखिरी रिएक्शन है तकरीबन नॉन मेटल का, फिर हम मेटल पे आ जाएंगे। अच्छा देखिए, अब ऑक्सीजन का केस तो बिल्कुल ही अलग है। ऑक्सीजन में आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ऑक्सीजन आपके पास 6th ग्रुप का है। अगर ऑक्सीजन 6th ग्रुप का है तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? ऑक्सीजन आपके पास 6th ग्रुप का है, इसलिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? 2 - ठीक है। अच्छा, अब याद क्या रखना है? O पे बिल्कुल, O पे हम 2 - होता है, सही है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड या नॉर्मल कंडीशन। अगर ऑक्सीजन पे 2 - होना 2 - चाहिए, अगर ऑक्सीजन पे 2 ही है तो आप इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, O पे नहीं, O2 पे -2 होता है। O2 पे कितना चार्ज होता है? -2। अब आप इसे नॉर्मल ऑक्साइड नहीं कहते, अब आप इसे क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। याद रखिएगा, अब आप इसे क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड। इसी तरह से कभी कभी O2 पे कितना चार्ज होता है? -1। अब आप इसे किसका नाम देंगे? सुपर ऑक्साइड।
ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है ताकि आगे कभी भी ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन आए तो आपको मुश्किल ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब है O, ऑक्सीजन पे 2-, ठीक है। अगर पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड का मतलब क्या है, O2 पे, सिर्फ O पे नहीं, O2 पे -2 चार्ज होगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर O2 पे -1 चार्ज है तो उसे आप किसका नाम देते हैं, सुपर ऑक्साइड। अच्छा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसे एक और तरह से आपको लिख के दिखाता हूँ। इसे आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, देखें O पे, ये तो वही है, सेम केस है पहला वाला, तो कि O पे कितना चार्ज होगा, 2-, आप इसे क्या बोलोगे, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से O पे आपके पास कितना चार्ज होगा, -1, तब आप इसे क्या बोलोगे, पर ऑक्साइड। देखो एक ही बात है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि O2 पे 2- है, तो आप उसे क्या बोलोगे, पर ऑक्साइड। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि O2 पे कितना चार्ज है, O2 पे -2 चार्ज है, दो ऑक्सीजन पे मिला के -2 है, तो अगर मैं इसे तोड़ दूं, इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, O, और यहाँ भी क्या बचेगा, O, ठीक है। -2 था, इक्वली डिवाइड कर दो, इस पे भी -1, इस पे भी -1, तो चाहे तो आप O2 की फॉर्म में बता दो इसे, और या फिर सिंगल बता दो। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर O2 पे 2- है तो वो पर है, और अगर O पे -1 है तो भी वो पर है। यहाँ पे आप दोनों को साथ मिला के बता रहे हो, दोनों ऑक्सीजन को, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक एक करके ऑक्सीजन को बता रहे हो, तो दोनों सेम केसेस हैं। इसी तरह से, इसी तरह से देखें, सुपर ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, सुपर ऑक्साइड में O2 पे कितना चार्ज है, -1, ठीक है। अब अगर मैं इसे तोड़ दूं, इसका मतलब O। अच्छा, अब चार्ज को भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक है, एक को आपने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब क्या, आधा। आधे को आप कैसे लिखोगे, 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लिख दोगे, 1/2। तो अब आप कैसे पढ़ सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर O2 पे -1 है तो वो सुपर ऑक्साइड है, अगर O2 पे -1 है तो वो सुपर ऑक्साइड है। इसी तरह से अगर O पे, अब मैं O2 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ O की बात कर रहा हूँ, अगर O पे हाफ है, 1/2 है, तो भी वो सुपर ऑक्साइड है। तो आपकी मर्जी है, आप बताओ O2 से भी सकते हो, आप सिर्फ O से भी बता सकते हो। अगर आप O2 से बताओगे तो कंप्लीट चार्ज बताओगे, अगर आप O से बताओगे तो चार्ज को आधा करके बताओगे, क्योंकि आपने ऑक्सीजन भी आधे कर दिए। तो यहाँ पे मैं यही मेंशन करने जा रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ तक हमने जो मेंशन किया था। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ O के लिए, सिर्फ O के लिए, तो अगर O पे 1/2 है, 1/2 का मतलब हाफ, आधा, 0.5, तो अब आप उसे किसका नाम दोगे, सुपर ऑक्साइड का, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। अब कब नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, कब पर ऑक्साइड बनेगा, कब सुपर ऑक्साइड बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अच्छा देखिए, अब मैं इन सबको हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। अब याद रखिएगा, अब याद रखिएगा कि अगर, चलो मैं लिख के बता देता हूँ, अगर H2 है, ठीक है, H2 क्या होता है, H2 लेस रिएक्टिव है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस लेस रिएक्टिव होती है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इसलिए काम नॉर्मल करेगी, यहाँ पे काम क्या होगा, नॉर्मल होगा, और आपके पास ऑक्साइड भी कौन सा बनेगा, नॉर्मल ऑक्साइड, सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं H की, H क्या है, मोर रिएक्टिव है, H आपके पास मोर रिएक्टिव होता है। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो जाहिर है ज्यादा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, और अब आपके पास क्या बनेगी, पर ऑक्साइड। तो रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल कितना रिएक्टिव है। ऑक्सीजन को आप ऐसे मटेरियल से रिएक्शन करवा रहे हो जो कि ज्यादा रिएक्टिव था, तो वो पेरोक्साइड पे जाएगा। हाइड्रोजन से और ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल से कराऊंगा तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो सिंपल रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर ऑक्सीजन अकेला है और ऑक्सीजन के साथ आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिएक्शन शो करवा रहे हो, मींस H2 का रिएक्शन करवा रहे हो, तो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड इतना रिएक्टिव नहीं होता, हाइड्रोजन इतनी रिएक्टिव नहीं होती। लेकिन अगर हाइड्रोजन रिएक्टिव फॉर्म में यूज करोगे, मींस आप H यूज कर रहे हो, सिर्फ H यूज कर रहे हो, तो अब क्योंकि सिर्फ H एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होती है, जब वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अब नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाएगी, अब वो नॉर्मल से आगे का काम करेगी और वो पर ऑक्साइड फॉर्म करेगी, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। देखिए, आपको पता है
आपको पता है सिर्फ H से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, पर ऑक्साइड। अब तो याद भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। और पर ऑक्साइड में O2 पे कितना चार्ज होता है, -2, यही पढ़ाया। पर ऑक्साइड के अंदर O2 पे कितना चार्ज होता है, -1। इस पे माइनस है तो जाहिर है हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव। चलें अब फॉर्मूले को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि दोनों कैंसिल नहीं हो रहे तो इसका चार्ज इसके ऊपर और इसका चार्ज इसके ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, जब आप ये वाला जो 2 है ऑक्सीजन वाला, ये जब यहाँ फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन के साथ 1 है, ये जब ऑक्सीजन के पास जाएगा तो 1 तो आप लिखते ही नहीं है, जो 2 इसके पास पहले से था हम वही लिख देते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, H2O2। ये सारी जितनी भी बातें हैं ऑक्साइड्स वाली वो आपको याद रखनी है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो इसलिए मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सिंपल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे मेटल की बात करता हूँ, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर 3 के अंदर। बिल फर्स्ट अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, लिथियम क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम क्या बनाता है, पर ऑक्साइड। पोटेशियम उससे और ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। तो डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल कितना रिएक्टिव है, जितना ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल होगा ऑक्साइड्स की टाइप भी उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मटेरियल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सुपर ऑक्साइड। मटेरियल नॉर्मल रिएक्टिव है, नॉर्मल ऑक्साइड। मटेरियल नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, पर ऑक्साइड। सिंपल। उसके बाद हम आ जाते हैं मेटल हैलाइड के ऊपर। अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ AgCl की, तो Ag क्या है, सिल्वर एक मेटल है, और Cl क्या है, क्लोरीन 7th ग्रुप का। इसलिए आप AgCl को क्या कह सकते हैं, मेटल हैलाइड। होता क्या है इसके अंदर कि सिंपल आपके पास ये जो Ag, ये देखें Ag पे कितना चार्ज होता है, +1। ठीक है, क्लोरीन का तो आपको याद ही है, क्लोरीन पे -1 होता है। क्लोरीन तो आप अभी पढ़ चुके हैं ना। अब सिल्वर भी कभी आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर पे +1 चार्ज होता है। अच्छा, अब ये क्लोरीन जो है, आपने हाइड्रोजन को किससे मिलते हुए देखा है, आपने हाइड्रोजन को Ag से मिलते हुए देखा है या हाइड्रोजन को Cl से मिलते हुए देखा है। आपकी जो नॉर्मल केमिस्ट्री है उसमें आपने क्या पढ़ा है, H को Cl के साथ मिलते हुए देखा है ना। तो H आपके पास किससे मिलेगा, जाके Cl के साथ, और ये क्या बना लेगा, HCl। ठीक है, और इस सिल्वर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग। बस सिंपल से रिएक्शन था। ये फॉर्मूला HCl क्यों बना है, क्योंकि आपको पता है H पे +1 होता है और Cl पे -1 होता है। कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मूला सिर्फ क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, अब हम अगले रिएक्शन पे चले जाते हैं, मेटल ऑक्साइड पे। अच्छा देखिए, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये देखें, ये मेटल है, Cu कॉपर मेटल है, करंट पास कर सकते हैं अपने ऊपर से, और इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखें, अभी भी एटॉमिक हाइड्रोजन से आप रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन अब पर ऑक्साइड नहीं बनेगा, अब नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन अकेली नहीं है। ठीक है, वो वाला जो रूल आपने फॉलो करना है वो जब फॉलो होगा जब ऑक्सीजन अकेली होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन अकेली नहीं है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ पहले से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब देख लेते हैं, देखें कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। और ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, इसलिए कैंसिल आउट होके यहाँ पे कहीं कोई नंबर नहीं लग रहा होता, क्योंकि दोनों पे चार्जेस सेम होते हैं। कॉपर पे कभी कभी +1 भी होता है, वो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। अब ज्यादातर केसेस में आपने क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन किससे कंबाइन होता है, जाके ऑक्सीजन के साथ, और वाटर बनाता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन किससे कंबाइन होगा, जाके ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। ये तो आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला यही क्यों है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, ये तो आपने अभी पढ़ा है। और हाइड्रोजन पे फिर कितना होगा, +1। अब आप क्रॉस कर दीजिए, खुद आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। तो ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, H2। और जो हाइड्रोजन का 1 है वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, फिर भी आपकी मर्जी, लिख के हटा दीजिएगा। तो ये मैंने काट दिया लिख के, सिंपल। अब हम आ जाते हैं नेसेंट हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, अच्छा एटॉमिक हाइड्रोजन का एक यूज भी है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कहाँ यूज करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन को देखिए, ये रट्टा है, कहाँ यूज करते हैं, ये रट्टा है। एटॉमिक हाइड्रोजन को पहले हम वेल्डिंग में यूज करते थे।
लेकिन अब हम इसे वेल्डिंग में यूज नहीं करते। हाइड्रोजन इतनी खतरनाक होती है, हाइड्रोजन इतनी खतरनाक होती है कि ब्लास्ट कर देती है। हाइड्रोजन आग को बहुत तेजी से पकड़ती है। तो सोचिए जब आप हाइड्रोजन लेके वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा। अगर हल्की सी भी कहीं से फायर लग गई तो वो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो जाएगा, वो जगह बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी। पहले मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर्स आते थे जिससे हम गुब्बारे भरते थे, वो जो गैस का गुब्बारा आता है उसमें भी हाइड्रोजन होती थी। फिर 2 से 3 दफा ऐसा हुआ कि सिलेंडर फट गया और वहां पे बहुत ज्यादा धमाका हुआ था। तो फिर हमने हाइड्रोजन यूज करना छोड़ दिए, अब हम हीलियम यूज करते हैं उसकी जगह। ठीक है, तो इसी तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन को हम पहले वेल्डिंग में यूज करते थे, अब हम उसे वेल्डिंग में यूज नहीं करते, क्योंकि वेल्डिंग में चिंगारियां होती हैं, आग लगने बहुत आसान होता है। तो हाइड्रोजन अगर यूज करते हैं तो आग लग जाती है, इसलिए अब हम इसे वेल्डिंग में यूज नहीं करते। आपकी बुक में तो लिखा है कि करते हैं, लेकिन मैं आपको मॉडर्न यूज बता रहा हूँ कि आजकल इंडस्ट्रीज में या कहीं भी आप इसे वेल्डिंग पर्पज के तौर पे यूज नहीं करते। रीजन यही है कि इनफ्लेमेबल होता है। अच्छा, और इसका यूज क्या है, आप इसे एटॉमिक टॉर्च के अंदर यूज करते हैं। एटॉमिक टॉर्च अगर आपको कहीं बहुत दूर देखना हो ना, मीन्स कि जब आप सोलर पे काम कर रहे हो, सोलर लेवल पे, ये कोई छोटी मोटी टॉर्च नहीं है कि एक एक कमरे में अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर कम से कम आपको 1000 मीटर तक या 1000 किलोमीटर तक कोई बहुत दूर देखना हो, तो उसके लिए फिर आप हाइड्रोजन यूज करते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि ब्यूटी पार्लर्स के ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है, वो लाइट वाइट कलर की होती है और वो बहुत दूर तक जा रही होती है। ठीक है, उसके अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन यूज होती है। या आप ऐसे कह लीजिए कि जो आपके पास प्लेन्स होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं, अगर उसमें हेडलाइट है, तो क्योंकि उन्हें बहुत दूर तक का देखना होता है और इतनी आसानी से नजर नहीं आ रहा होता जब वेदर खराब हो जाता है, तो फिर हम इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन को यूज करते हैं ताकि रोशनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो और फिर आपको आसानी से नजर आए। तो यूज यही है, वेल्डिंग में यूज होता था, अब नहीं होता, एटॉमिक टॉर्च में यूज होता है, बस। और कुछ नहीं याद रखना आपको। अच्छा देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ रहे हो, देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि अगर आप H2 को ब्रेक करते हैं, और H2 को ब्रेक करने मीन्स ये, अगर मैं आपसे ड्रॉ करूं, मैंने आपसे यही कहा है ना कि अगर आप H2 को ब्रेक करते हैं, यार ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, अगर आप H2 को ब्रेक करते हैं और H2 को ब्रेक करने के बाद जो हाइड्रोजन आपके पास आती है उसे आप किसका नाम देते हैं। देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा H2 को, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, अगर आप H2 को ब्रेक करके हाइड्रोजन बनाते हैं तो अब आप इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन कोई रिएक्शन हो जाए, जैसे कोई भी रिएक्शन हो जाए, उस रिएक्शन के अंदर अगर आपके पास सिंगल एच बन रहा है, तो अब आप उसे एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन है एक ही चीज, बस फर्क क्या है, रिजल्ट का फर्क है। एक आपके पास कहाँ से आ रही है, H2 को तोड़ के आ रही है, जो H2 को तोड़ के आएगी उसे आप एटॉमिक बोलोगे, जो किसी और रिएक्शन में मिलेगी उसे आप किसका नाम दोगे, नेसेंट हाइड्रोजन दोगे। सिंपल, और इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको डेफिनेशन भी क्लियर कर देता हूँ, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, द हाइड्रोजन और न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो कि आपको किसी केमिकल रिएक्शन में मिलता है, उस हाइड्रोजन को आप किसका नाम देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन का नाम देते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, यहाँ देखें जिंक है, जिंक का रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, HCl से। अब कहीं भी H2 तो आपने नहीं ली ना, आप ब्रेक तो नहीं कर रहे। अब जब भी आप जिंक का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, तो आपके पास क्या बन जाता है, ZnCl, और जो हाइड्रोजन निकलती है इससे आप किसका नाम देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। है ये बिल्कुल एटॉमिक, काम ये बिल्कुल एटॉमिक का करेगी, बस फर्क क्या है, एक आपके पास H2 को ब्रेक होके मिल रहा है, एक आपके पास रिएक्शन के अंदर मिल रहा है। जो H2 को ब्रेक करके मिलेगा उसे आप किसका नाम देंगे, एटॉमिक, और जो किसी रिएक्शन में मिलेगा उसे आप किसका नाम देंगे, उसे आप नाम देंगे नेसेंट का, नेसेंट या फिर न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। अच्छा देखिए, मैं अगर कंपाउंड बनाना आपको सिखाऊं, तो ये बिस्कुट वाला पता नहीं कहाँ से आ गया है बीच में ये। अच्छा देखिए, जिंक को आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं, Cl के साथ। तो Cl पे तो आपको पता है क्या चार्ज है, -1, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जिंक आपने नहीं पढ़ा, पहली दफा पढ़ रहे हैं, जिंक का मैं बता देता हूँ 2 पॉजिटिव, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला देखें, क्योंकि सेम नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका चार्ज इसके ऊपर और इसका चार्ज इसके ऊपर। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, Zn Cl, कैसी राइटिंग आ रही है, ZnCl2, आप कंसिडर कर लीजिएगा कि ये C है, ZnCl2 सिंपल आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि Zn पे 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव होता है। जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो Cl का चार्ज जिंक के ऊपर आ जाएगा और जिंक का चार्ज Cl के ऊपर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ZnCl2 था, Cl कितने थे, 2 थे,
इसलिए मैंने HCl के साथ बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। और जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो ये हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो आपने हाइड्रोजन के साथ भी बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ा। ये सिंपल इक्वेशन बैलेंस है, अगर आपको बाद में भी कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा रीजन है, मैं चाह रहा हूँ इसे कंप्लीट कर दूं। वो आपसे पूछ रहा है व्हाई नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देखिए नेसेंट हाइड्रोजन लिखा हुआ हो या एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा हो, रीजन सेम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है नेसेंट और एटॉमिक एक ही होता है। ठीक है, बिहेव एक ही तरह से करते हैं वो। तो नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से? अच्छा, इसकी सिंपल सी रीजन है, इसे रीजन को भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं तो यहाँ पेंटिंग करनी पड़ेगी मुझे दोबारा। अच्छा देखिए, देखो खुद सोचो, अगर जगह ही नहीं मिली लिखने की। देखें, अगर मैं आपसे बोलता हूँ H2 का रिएक्शन मैं कराऊं Cl2 के साथ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि H2 का रिएक्शन मैं कराता हूँ Cl2 के साथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई देखें, अगर मैं H2 को लिखना चाहूँ तो मैं H2 को और कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं H2 को लिखना चाहूँ तो मैं H2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, H बॉन्ड H। ठीक है, अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसी तरह से Cl को मैं कैसे लिख सकता हूं? Cl को मैं कैसे लिख सकता हूं? Cl बॉन्ड Cl। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि H2 का रिएक्शन आप करा रहे हैं Cl2 से, तो देखें हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन जब तक रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जब तक इसका ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। भाई एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, अगर आप चाह रहे हैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के यहाँ ट्रांसफर करना ताकि HCl बना ले, तो ये बना ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है। आप ये बॉन्ड को तोड़ेंगे जब भी वो क्लोरीन से जाके मिलेगा, और आपको पता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पढ़ाया था ना ये तो, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितना गर्म करना पड़ता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब भी हमारे पास कितनी एनर्जी आती है, 104 किलो कैलोरी। अच्छा, इसके कंपेयर में देखिए, इसके कंपेयर में अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप H का रिएक्शन करा दीजिए Cl2 के साथ, इसके कंपेयर में अगर मैं आपसे कहता हूं कि H का रिएक्शन करा दीजिए Cl2 के साथ, अब देखें H का बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। एटॉमिक हाइड्रोजन में H तो अलग होता है, तो जब इसका कोई बॉन्ड ही नहीं, देखें यहाँ सिंगल है ये, और सिंगल तो देखें अपनी मर्जी कर सकता है, तो यहाँ पे आराम से किसी भी Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा क्योंकि वो आजाद है। लेकिन जब H2 की बात आएगी, H2 का मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि वो जुड़ा हुआ है इसलिए वो किसी और से रिएक्शन नहीं कर सकता। पहले आपको उसको जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था उससे आपको अलग करना पड़ेगा, और उससे अलग करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 104 किलो कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो बस मैं आपको यही बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। ठीक है, इट रिक्वायर्स 104 किलो कैलोरी एनर्जी टू स्प्लिट इनटू अ सिंगल एटम। वो कह रहे हैं कि पहले उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो सिंगल एटम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये एनर्जी है, और फिर वो सिंगल एटम में कन्वर्ट होगा बिफोर इट कैन रिएक्ट। जबकि नेसेंट हाइड्रोजन को देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, एग्जिस्ट एट सिंगल एटम, वो तो किसी के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो आसानी से रिएक्ट कर सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। बस सिंपल सी, और कोई रीजन नहीं है इसकी। वो आपसे यही कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को पहले आपको सिंगल करना पड़ेगा, और सिंगल करने के लिए 104 किलो कैलोरी आपको देनी पड़ेगी, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन में आपको सिंगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सिंगल है। जब वो पहले से ही सिंगल है, वो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। इसलिए नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि उसे एनर्जी की नीड नहीं है, उसके पास पहले से ही एनर्जी होती है। जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एनर्जी हमें देनी पड़ती है जब जाके कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सिंपल सी साइंटिफिक रीजन थी, इसे आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आती तो दोबारा पूछ लीजिएगा। अब मुझे जल्दी से बता दें कि कुछ पूछ